वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स। गुलिवर ट्रैवल के बारे में आपने कहानी तो सुनी ही होगी, तो आज हम इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको एक फर्स्ट पेज पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक जाइंट जैसा आदमी है, फिर कुछ बोट में छोटे छोटे आदमी हैं, सामने एक बड़ी सी शिप आ रही है। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी है और मुझे लग रहा है कि आपको मज़ा आएगा। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई आदमी अपनी स्टोरी अपने वर्ड्स में सुनाता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, बायोग्राफी हो गई स्टोरी। तो अपनी स्टोरी जब आदमी खुद सुनाता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गुलिवर अ सेलर was once caught in the land of giants. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। गुलिवर जो कि एक सेलर था, एक बार एक जाइंट्स के लैंड में फंस गया था, तो उसने अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किए गए हैं, वही आपको इस स्टोरी में पढ़ने हैं। ऑन द 16th of June 1730 was वी डिस्कवर्ड लैंड। अब ये गुलिवर अपने वर्ड्स में बता रहा है कि 16 जून 1730 की बात है जब हमने लैंड को डिस्कवर किया। ये सी में कोई बाइज पे जा रहे थे, किसी यात्रा पे जा रहे थे, समुद्री यात्रा पे, तो इनको 16 जून 1730 को लैंड दिखा था। अवर कैप्टन सेंट ए डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड। गुलिवर कह रहा है कि हमारे कैप्टन ने कोई 1 दर्जन लोगों के साथ एक छोटी वैसल को उस लैंड पे भेजा पानी की खोज में। पानी शायद इनके पास ख़त्म हो चुका था। When we came to land we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम लैंड पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें ना तो कोई रिवर दिखाई दिया, ना कोई स्प्रिंग दिखाई दिया, और ना ही कोई इनहेबिटेंट्स दिखाई दिए। मतलब कि कोई रिवर हो गया नदी, स्प्रिंग हो गया ज़मीन के नीचे से जहाँ से पानी निकलता है, और इनहेबिटेंट्स हो गए वहाँ पे रहने वाले लोग। इनको इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई वेंट टू एक्सप्लोर। मैं आगे की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ा। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। वो जो जगह थी वो बैरन थी, बंजर थी और रॉकी थी, पथरीली थी। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। मैं जैसे ही वापस मुड़ा अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने देखा कि वो जल्दी जल्दी से अपने बोट पे बैठ के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे शिप की तरफ। बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। जब तक कि मैं उनके तक पहुंच पाता, मैंने देखा एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो कि उनके पीछे भाग रहा था, इतनी तेज़ जितनी तेज़ वो भाग सकता था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। वो समुंदर का पानी जो था वो सिर्फ उसके घुटने तक पहुंच रहा था। आप खुद सोचिए कि वो जाइंट कितना बड़ा था। समुंदर का पानी तो बहुत गहरा होता है। हाउएवर द मास्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। लेकिन जो मास्टर था, वो जो बड़ा सा आदमी था, वो स्पीडिंग बोट को ओवरटेक करने में नाकामयाब रहा। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप ए स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन आइदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। मैं जल्दी से वापस मुड़ा। मैंने एक सीधी चढ़ाई खड़ी जो पहाड़ी थी उसके ऊपर मैं चढ़ गया। वहाँ पे बारले बारले होते जो, दोनों तरफ बारले के, एक तरफ बारले के खेत थे, एक तरफ कॉर्न थी, मक्की थी, जो कि 40 फीट तक थी। हमारे यहाँ पे जो कान आपको दिखती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट तक होती है, लेकिन वहाँ पे जो कान और बारले के पौधे थे वो 40 फीट के थे। मतलब कि जो हमारे यहाँ होते हैं उससे 4 टाइम्स बड़े। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो जो जाइंट भी होगा, हो सकता है वो भी हमसे 4 या 5 टाइम्स बड़ा हो। देयर वॉज ए फेंस टू पास फ्राम वन फील्ड टू द अदर। एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने के लिए वहाँ पे एक फेंस थी। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। मेरे लिए उस फेंस को क्लाइम करना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसका हर स्टेप 6 फीट हाई था। क्योंकि वो जाइंट्स ने तो अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से फेंस बनाई होगी, तो गुलिवर तो छोटा सा आदमी था, वो तो चढ़ नहीं पा रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हेज
when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. गुलिवर कह रहा है कि मैं हैज के बीच में से जो गैप था उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि अगले फील्ड से एक इनहेबिटेंट, एक वहाँ का रहने वाला आदमी फेंस की तरफ आ रहा था. ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट. वो उतने ही साइज़ का था जितने साइज़ का अभी अभी इसने क्रिएचर के बारे में बताया कि जो बोट का पीछा कर रहा था. आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट फियर एंड अस्टॉनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ. कह रहा है कि मैं डर गया और साथ में मैं हैरान हो गया और इसी बीच में अपने आप मैं भागा और मैंने छुपने की कोशिश की. ही कॉल्ड इन ए वॉइस मच लाउडर देन ए ट्रम्पेट. उसने आवाज़ लगाई, लेकिन जो उसकी आवाज़ थी, जो हम लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनते हैं ना, ट्रम्पेट की आवाज़ सुनते हैं, उतनी आवाज़ थी उसकी. इट साउंडेड लाइक थंडर. वो ऐसे लगा जैसे बादलों के गरजने की आवाज़ हो. 7 monsters like him came toward the field ready to reap the corn. उसके जैसे 7 मास्टर फील्ड की तरफ आए जो कि शायद कार्न को, जो कार्न पक चुकी थी, उसको काटने आ रहे थे. दे कैरीड ए रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग. उनके हाथ में एक रीपिंग हुक थी जो कि बहुत बड़ी थी. ये रीपिंग हुक वही होगा जिसको हम दराती भी कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में, जो कि फसलों को काटने के काम आती है. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. उनमें से एक रीपर जैसे वहाँ पहुँचा जहाँ मैं छुपा हुआ था, तो मैं जितनी ज़ोर से चिल्ला सकता था मैं उतनी ज़ोर से चिल्लाया. The creature stopped reaping. वो जो क्रिएचर था उसने फसल काटना रोक दिया. Picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. उसने मुझे अपने थंब और 4 फिंगर से उठाया और अपने आइज़ के पास ले आया. 60 feet above the ground. वो जो जाइंट था वो 60 फीट था. हमारे यहाँ जो एवरेज फीट होती है ना, वो 5 to 6 फीट के बीच में होती है, तो वो 60 फीट था. मतलब कि हमसे, हमारी जो एवरेज हाइट ह्यूमंस की होती है उससे 10 टाइम्स बड़ा था. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो मुझे क्यूरियासिटी से देख रहा था. क्यूरियासिटी मतलब कि वो ये देख रहा था कि ये क्या चीज़ है. उसने फिर क्या किया, मेरे बालों में हवा से पीछे किए ताकि वो मुझे अच्छी तरह से देख सके. ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड. उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे जेंटली, बड़े ही आराम से उसने ग्राउंड पे रख दिया. दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. उन्होंने मुझे अच्छी तरह से देखा. फिर मैंने क्या किया, मैं धीरे से पहले पीछे गया, फिर आगे आया, मैंने अपनी हैट उतारी और उनके सामने झुक गया. आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. मैं उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था. उसके लिए मैंने बड़ी सारी भाषाओं का इस्तेमाल किया और ज़ोर से बोलने की कोशिश की. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी वट इन वेन. जब भी मैं बोलने की कोशिश करता तो जिस फार्मर ने मुझे उठाया था वो अपना कान मेरे पास, बड़े पास लिया था, सुनने की कोशिश करता, लेकिन ऐसे लगता जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. मतलब कि मेरी आवाज़, गुलिवर की आवाज़ उनके लिए इतनी कम थी कि उनको सुनाई, मैं ज़ोर से भी बोल रहा था तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. वो किसान मुझे अपने घर ले गया और डाइनिंग टेबल में मुझे थोड़े से डिस्टेंस पे रख दिया. विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर. वो जो डाइनिंग टेबल था वो फ्लोर से, फर्श से 30 फीट की ऊंचाई पे था. 30 फीट की ऊंचाई का मतलब अगर एक एवरेज इंसान के ऊपर 5 या 6 आदमी रख दिए जाएं तो इतनी हाइट बन रही थी. डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन ए डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर. फार्मर के लिए तभी डिनर लाया गया एक डिश में जो कि इतनी बड़ी थी जिसका डायमीटर 10 फीट था.
द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। फार्मर की जो वाइफ थी उसने कुछ ब्रेड क्रम्बल की और मेरे आगे रख दी। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड नॉइज बिहाइंड मी। डिनर के बीच में ही मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई। इट वॉज द परिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। वो एक कैट की आवाज़ थी, एक बिल्ली की आवाज़ थी, जो कि हमारे यहाँ के जो बैल होते हैं उनसे भी 10 टाइम्स बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की जो वाइफ थी उसको सहला रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी। तभी फार्मर का 1 साल का बच्चा किसी औरत की बाहों में था, वो वहाँ आया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। बच्चे ने जब मुझे देखा उसने मुझे उठाया और अपना हेड जो था अपने माउथ के अंदर, अपने मुंह के अंदर डाल दिया। आई शाउटेड सो लाउडली डैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि बेबी ने मुझे गिरा दिया, बच्चे ने मुझे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। मेरी तो गर्दन ही टूट जाती अगर उसकी माँ ने अपना एप्रन मेरे नीचे ना रखा होता। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद ए क्लीन वाइट हैंकरचीफ। बाद में उस औरत ने मुझे अपने बेड पे रखा और मुझे एक साफ सफ़ेद रुमाल से ढक दिया। मतलब कि गुलिवर की जो चादर थी ना, वो उनके रुमाल के बराबर थी। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। मैं सो गया और सपने में मुझे मेरा घर, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे दिखने लगे। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अब नेक्स्ट इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं। वेलोइंग विच मीन्स वेरी लाउड नाइस। वेलोइंग का मतलब है कि बड़े जोर का शोर होना। इनहेबिटेंट्स ऑक्यूपेंट्स। इनहेबिटेंट्स मतलब कि वहाँ पे जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो वहाँ पे रहते हैं लोग। बैरन लैंड विद नो वेजिटेशन। ऐसा लैंड जहाँ पे कोई पेड़ पौधा ना हो। अस्टॉनिशमेंट ग्रेटली सरप्राइज्ड। अस्टॉनिशमेंट का मतलब हो गया आश्चर्यचकित हो जाना। क्रम्बल्ड ब्रोकन इनटू पीसेस। क्रम्बल्ड का मतलब हो गया पीसेस में तोड़ना। ग्रैब हेयर। ग्रैब के और भी मीनिंग होगी, लेकिन इस लेसन में जो ग्रैब का मीनिंग है ना, दैट इज़ पिक सडनली, एकदम से उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। रीडिंग इज़ फन। वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। जो कैप्टन था उसने लैंड पे मैन क्यों भेजे। तो हमने जैसे कहानी में पढ़ा कि पानी की तलाश में भेजे, उनके पास पानी ख़त्म हो गया था। तो हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। द कैप्टन, अब सेंड की जगह सेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले डिड लगा था। जब भी डिड लगा हो क्वेश्चन में, तो जब उसका आंसर करना होता है तो जो वर्ब होता है उसकी हमें सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। यहाँ पे वर्ब सेंड है और इसकी सेकंड फॉर्म है सेंट, तो हम यहाँ पे सेंट लगाएंगे। द कैप्टन सेंट द मैन टू द लैंड इन सर्च ऑफ वाटर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। जो लोग थे वो वापस शिप की तरफ क्यों भागे। रश बैक हो गया भागना। क्यों भागे? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा जाइंट क्रिएचर देख लिया था। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे वर्ब रश है तो ये रश्ड हो जाएगा। द मैन रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज दे हैव सीन अ जाइंट क्रिएचर। नेक्स्ट थर्ड है चूज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज फर्स्ट पार्ट है द जाइंट कैरीड ए रीपिंग हुक बिकॉज। जाइंट ने रीपिंग हुक क्यों उठाई। इसके आगे 3 ऑप्शन है ABC। हमने बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स। क्या वो दूसरे जाइंट्स के साथ लड़ रहा था। ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। वो कॉर्न को रीप करने जा रहा था। ही वांटेड टू फ्राइटन गुलिवर। जहाँ वो गुलिवर को डराना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था बताएं। जाइंट जो था रीपिंग हुक किस लिए लाया था। बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। इसका आंसर आएगा बी पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज दे हैड नेवर सीन ए ह्यूमन बिफोर। दे थॉट ही वॉज अ डॉल। दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन। उन्होंने गुलिवर को ग्राउंड पे क्यों रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ह्यूमन पहले नहीं देखा था। दे थॉट ही वॉज अ डॉल। उन्होंने सोचा कि वो डॉल थी।
दे हैड नेवर सीन सच ए टाइनी मैन, उन्होंने इतना छोटा आदमी नहीं देखा था। देखो ह्यूमंस तो वो भी थे, ये ताकि जाइंट थे, बड़े साइज़ के थे, तो फर्स्ट ए पार्ट भी नहीं हो सकता, बी पार्ट भी नहीं है। दे थॉट ही वाज ए डॉल, नो। सी पार्ट, यस इट इज़ द राइट आंसर, सी दे हैड नेवर सीन सच ए टाइनी मैन, उन्होंने आज तक कभी भी इतना छोटा आदमी नहीं देखा था। अब इसी का थर्ड पार्ट है गुलिवर वाज, गुलिवर कौन था? अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्वार्फ, अ जायंट। तो बच्चों बताओ क्या था, वो फार्मर था, सेलर था, ड्वार्फ था या जायंट था? ही वाज अ सेलर, बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्रिएचर टू whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The bird begins with the letter D. तो आपको उस क्रिएचर का नाम बताना है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो उस डी से शुरू हो रहा है, तो हमें पता है जो एक्सटिंक्ट, जब भी एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? डायनासोर्स। तो यहाँ आएगा डायनासोर्स, DINOSAURS। फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। टेक्स्ट से आपको वो वाला सेंटेंस लिखना है जिससे आपको ये पता लगता है द जायंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर। वो सेंटेंस लिखेंगे जहाँ से आपको पता लगता है कि जायंट रीपर्स जो थे वो गुलिवर से फैसिनेट हो चुके थे। गुलिवर वाज ए लर्नड मैन, गुलिवर एक पढ़ा लिखा आदमी था। द फार्मर सन थॉट गुलिवर वाज ए टॉय, फार्मर के सन ने सोचा कि गुलिवर एक खिलौना है। द फार्मर्स वाइफ वाज ए काइंड हार्टेड वुमेन, फार्मर की वाइफ जो थी काइंड हार्टेड वुमेन थी। ये सारा मैं जो आप एक्सरसाइज जो भी है ना, ये मैं आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करना है हमें। तो चलिए करते हैं। द जायंट फार्मर्स वॉइस वाज एज लाउड एज ए बेलोइंग ट्रम्पेट, और the giant farmer's voice was as loud as thunder. When something is very cold, we say it is cold as ice. This is because ice is very cold. Now complete the following. Use the words given in the box. अब ये कंपैरिजन होता है, कभी हम किसी चीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका जो एग्जाम्पल होते हैं वो कहीं और से लेते हैं। जैसे एज़ कोल्ड एज़, इतना ठंडा जितनी की आइज़। तो ऐसे इसी तरह से ये एक्सरसाइज है, और यहाँ पे राइट साइड पे बर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें यहाँ से पिक करना है। एज डैश एज ए फैदर, फैदर कैसा होता है, फैदर की क्या क्वालिटी है? स्लो, ब्लैक, जेंटल, वार्म, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, लाइट, वाइट। लाइट, एज लाइट एज ए फैदर। एज डैश एज ए टार्टाइज, टार्टाइज की तरह क्या? एज स्लो एज ए टार्टाइज। एज डैज एज हनी, हनी क्या होता है? स्वीट होता है, एज स्वीट एज हनी। एज डैश एज स्नो, स्नो कैसी होती है? वाइट होती है, वाइट है, एज वाइट एज स्नो। नेक्स्ट, एज डैज एज एन ऑक्स। अब ऑक्स का क्या, ऑक्स की क्या क्वालिटी होती है, देखें जरा इधर। स्लो, ब्लैक, जेंटल, वार्म, स्ट्रॉन्ग, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। एज डैश एज नाइट, अब नाइट के लिए क्या आएगा? एज ब्लैक एज नाइट। एज डैश एज ए रोज़, अब रोज़ देखें क्या होता है इसमें? एज जेंटल एज रोज़, रोज़ बड़ा सॉफ्ट होता है ना, जेंटल होता है। एज डैश एज अ टोस्ट, एज टोस्ट के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? स्लो नहीं यूज़ होगा, ब्लैक नहीं, जेंटल नहीं, वार्म यूज़ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, लाइट, वार्म ही यूज़ हो सकता है, एज वार्म एज ए टोस्ट। नेक्स्ट इज़ एज डैश एज अ ब्रीज, जहाँ तो जेंटली यूज़ होगा, एज जेंटल एज ए ब्रीज। अब हमने देखा कि यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं ना वो 2 बार यूज़ हुए हैं, तो क्या ये सेंटेंसेस ज़्यादा थे और वर्ड्स कम थे? देखें ज़रा सेंटेंसेस अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8। तो एक जो वर्ड है ना वो 2 बार यूज़ हुआ है, तो मुझे लगता है मैंने जेंटल 2 बार यूज़ की है। जेंटल 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 जेंटल, हाँ जेंटल यूज़ किया मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज़ द अबव एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
The old man's hair is as white as snow. Her feet were as cold as ice. Very good. As दो बार यूज होगा, as cold as. Third is the newspaper boy was as slow as tortoise in delivering the papers. Fourth one is I felt as light as feather after exercising. Now, very good. Create your own comparison for the following work in pairs. As tall as bamboo लिख सकते हैं. As fast as cheetah. As high as mountain. As angry as angry bird. As tiny as ant. वेरी गुड. एज ब्रेव एज, कौन बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है? तो यहाँ पे आप एज ब्रेव एज लाइन कर सकते हैं. देयर आर मैनी रीजन बाय समथिंग हैपन्स. कह रहा है कि कोई चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अब यहाँ पे इसने इवेंट दिया है, गुलिवर कुड नॉट क्लाइंब द फेंस बिकॉज. गुलिवर फेंस को क्यों नहीं क्रॉस कर सका? Reasons. Every step was 6 feet high. He saw one of the giants coming towards him. नहीं, इधर तो यही था कि every step was 6 feet high. और ख़ुद वो गुलिवर इतना छोटा था और स्टेप इतने वाइड थे कि वो उनको क्रॉस नहीं कर पा रहा था. All the three are reasons why Gulliver was unable to climb the fence. Now look at the picture and discuss in group by. Let's write. Following events happened. You may find more than one reason for each of them. Look at the following example. I was trying to climb over the fence when the giant saw me. The farmer was stroking the cat when her 1-year-old son entered. Now look at the examples. When the first one was going on in the past, the second one happened. Match the following and write complete sentences in the lines below. What was happening? What happened? I was writing a letter. मैं लेटर लिख रहा था तो क्या हो गया? The lights went out. Paul was looking out of the window. The bell rang. He was looking for his dog. He noticed a lovely butterfly. I was just completing the last answer. He fell off the ladder. The man was painting the wall. I met Tyrone. Amit was doing his homework. My pen ran out. My mother was cooking dinner. Ma'am said stop writing. I was writing a letter. इसमें आएगा ma'am said stop writing. Next, Paul was looking out of the window. He noticed a lovely butterfly. He was looking for his dog. He noticed a lovely butterfly. इसमें भी यही आएगा. I was just completing the last answer. The bell rang. The man was painting the wall. The lights went out. Amit was doing his homework. Ma'am was doing his homework. The lights went out. My mother was cooking dinner. The lights went out. Now complete the following suitably. I was sitting in a taxi yesterday when now next is when we compare two things, people, we add er or more to the describing word. When we compare three or more things or people, we add est or most to the describing word. जब हम दो थिंग्स या पीपल के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम या तो er लगाते हैं या हम मोर लगाते हैं. जैसे स्वीट है तो दो स्वीट डिशेस के बीच में अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप कहोगे स्वीटर, वन इज़ स्वीटर देन द अदर. और मोर होगा तो मोर स्वीट आ जाएगा.
और जब हम तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों या लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम EST लगाते हैं या फिर मोस्ट लगाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल व्हेन फर्स्ट टू आर कंपेयर्ड एंड व्हेन ऑल थ्री आर कंपेयर्ड। देखिए फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब देखिए जब एक ही चीज़ थी तो वो फास्ट थी, जब उसका कंपैरिजन कार के साथ हुआ तो पता लगा कि कार जो है वो फास्टर है। अब जब तीनों का कंपैरिजन होगा एरोप्लेन, कार और बोट के बीच में, तो एरोप्लेन फास्टेस्ट है। द सेलबोट इज़ फास्ट, द कार इज़ फास्टर देन द सेलबोट, द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। इट इज़ डिफ़िकल्ट, it is more difficult, it is the most difficult. Hitting a target is difficult. Juggling caps is more difficult than hitting a target. Doing complicated magic tricks is the most difficult of them all. Now complete the following in the same way using the words easy or strong. Skipping is easy. Jumping is easier than skipping. Barking is the easiest of all. The dog is strong. The horse is stronger. The elephant is strongest. Now complete the following the same way using the word juicy or exciting. The order may vary according to your choice. Apple, juicy. Orange, juicy. Sugarcane, juicy. Rock climbing, exciting. Skiing, exciting. River rafting, exciting. Correct the use of the describing words in the following sentences. This is the simpler problem of them all. All मतलब कि ये तीन या तीन से ज़्यादा है तो यहाँ सिंपलर नहीं आएगा, यहाँ आएगा दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल्स। अब यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे EST नहीं लग सकता, यहाँ पे आएगा विच इज़ द लाइटर ऑफ द टू पार्सल्स। ही इज़ क्लेवरर देन आई एम। क्लेवर के साथ ER नहीं आता तो यहाँ पे आएगा ही इज़ मोर क्लेवर देन आई एम। आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू। अब टू के बीच में तो बेस्ट नहीं होता, वो तो तीन या तीन से ज़्यादा के बीच में होता है, तो इसमें आएगा आई लाइक दिस द बेटर ऑफ द टू। द फ्लड बिकेम बैडर एज द रेन इंक्रीज। बैड के साथ EST नहीं लगता, बैड के साथ सेकंड फॉर्म आती है बर्स WORSC और थर्ड फॉर्म आती है वर्स्ट WORST। तो यहाँ आएगा द फ्लड बिकेम वर्स्ट WORST वर्स्ट एज द रेन इंक्रीज। Punctuate the following sentences using capital letters, full stops, commas, question marks, apostrophe, exclamation mark wherever necessary. Dear Sameer, सबसे पहले तो अब शुरुआत कर रहे हैं तो D कैपिटल आना चाहिए डियर का, उसके बाद समीर नाम है तो समीर का S बड़ा आना चाहिए, कामा नेक्स्ट। अब फिर से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो यहाँ पे I जो है वो कैपिटल आनी चाहिए। आई एम सेंडिंग यू ए फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट फ्रिस्क पेट। इसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए। फ्रिस्की नाम है तो पहला लेटर कैपिटल F। फ्रिस्की इज़ ए बुलडॉग एंड ए वेरी प्लेफुल पप्पी, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। फिर B कैपिटल आ जाएगा। बाय नेक्स्ट समर ही शुड बी ओल्ड एनफ टू गो विद अस ऑन अवर लॉन्ग वॉक्स, यहाँ पे फुल स्टॉप, सेंटेंस ख़त्म। अब यहाँ पे I कैपिटल आएगा। I am sure you are looking forward to seeing him, full stop. I know you will like him, full stop. Warm regards में W बड़ा आएगा, warm regards, regards के बाद कामा आएगा, आगे संजू लिखा है, नाम है तो इसका S कैपिटल आएगा। नेक्स्ट पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए पहला सेंटेंस शुरू ही हो रहा है तो इसका नेक्स्ट में N कैपिटल होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे माई सिस्टर मीता, मीता का M कैपिटल आएगा, इज़ गोइंग टू जॉइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट का S बड़ा, बैंक का B बड़ा, इंडिया का I बड़ा, क्योंकि ये तीनों नाम हैं। नेक्स्ट में T कैपिटल करिए। द डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट्स डिस्प्लेस्ड, व्हाट ए कैट बेव्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ एंग्री। थर्ड इज़ व्हेन का W बड़ा कीजिए। व्हेन आई वेंट फिशिंग, comma, I caught an old shoe, comma, a plastic bag and a bad cold, full stop. Fourth,
शी का एस कैपिटल करिए। शी फेड द बेबी कामा वॉश द डिशेज कामा पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप फुल स्टॉप। फिफ्थ में वाजंट, डब्ल्यू बड़ा करिए, वाजंट टिम नाम है तो टिम का टी बड़ा आएगा। टिम बॉर्न ऑन द 26th ऑफ जनवरी कामा 1989 फुल स्टॉप। सिक्स्थ, ओ बड़ा करिए, ओह नो, यहाँ इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। द बस हैज़ गॉन फुल स्टॉप। लेट्स फाइंड आउट, फिल इन द ब्लैंक्स। अ जायंट ट्री, अब आपने एक जायंट ट्री का नाम बताना है, तो यहाँ पे आ गया रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया। अ जायंट बर्ड, बताइए एक बहुत बड़े बर्ड का नाम। जहाँ पे जायंट्स की बात हो रही है, लेसन जायंट्स पे है, तो जायंट ट्री जैसे सबसे बड़ा ट्री है जो दुनिया का, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया। जायंट बर्ड में क्या आएगा, ऑस्ट्रिच, OSTRICH। नेक्स्ट इज अ जायंट लैंड एनिमल, लैंड पे रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल, जायंट एनिमल, एलिफेंट, ELEPHANT। नेक्स्ट इज अ जायंट वाटर क्रिएचर, पानी में रहने वाला सबसे बड़ा क्रिएचर कौन है, ब्लू व्हेल, VLUE, ब्लू, WHALE, व्हेल। उसके बाद अ जायंट रेप्टाइल, अगर आज की बात की जाए तो कोमोडो ड्रैगन सबसे बड़ी रेप्टाइल है। पुराने ज़माने की बात की जाए तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो भी रेप्टाइल्स थे। नेक्स्ट इज़ अ जायंट एरोप्लेन, बहुत बड़ा एरोप्लेन, तो यहाँ पे बोइंग एरोप्लेन जो आते हैं वो आ जाएंगे, वो आप चेक कर लेना। बोइंग, BOEING, बोइंग एरोप्लेन। एक्सरसाइज जितनी भी है, जब मैं सारी लिख के तो कमेंट्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। पॉइंट आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ईच ऑफ दीज जाइंट्स एंड शेयर देम विद क्लास। ये जितने भी जाइंट्स के बारे में आपने पढ़ा, ये रेडवुड ट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिच है, एलिफेंट है, ब्लू व्हेल है, कोमोडो ड्रैगन है, जो बोइंग एरोप्लेन है, इन सब के बारे में इनकी क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो आप चेक करिए और आपस में डिस्कस करिए। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव राइटिंग। यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड योरसेल्फ इन द लैंड ऑफ ड्वार्फ्स। अब एक दिन आप जागते हो मॉर्निंग में, तो आप पाते हो कि आप लैंड ऑफ ड्वार्फ्स के बीच में आ गए हैं। आप देखते हो कि वहाँ पे जो रहने वाले हैं, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, छोटे छोटे हैं, एनिमल्स, बर्ड्स छोटे छोटे हैं। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस देयर एंड हाउ यू गॉट बैक होम फाइनली, यू मे बिगन लाइक दिस। अब आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करने हैं कि आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे रहा और आप वापस घर कैसे पहुँचे। शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं हम, एवरी वन अराउंड मी लुक्ड डिफरेंट। आगे आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, आप लिखें। मैं एक पैराग्राफ अपनी एक्सपीरियंस से लिख के आपको भेजूँगा कमेंट्स में, आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक जोक है, बट डिड द मॉन्स्टर ईट आफ्टर द डेंटिस्ट पुल्ड इट्स टीथ। मॉन्स्टर ने क्या खाया जब वो डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने उसका दांत निकाल दिया। आंसर है द डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट को ही खा गया। और इस तरह से ये लेसन ख़त्म हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अभी ये स्टोरी कुछ आगे भी है, यहाँ पे आधी ही दी गई है। तो इसी स्टोरी पे एक मूवी भी बनी है, जिस मूवी का नाम है, हिंदी मूवी है, जजंतरम ममंतरम। आप वो मूवी भी देख सकते हो उसमें। लेकिन ये है कि यहाँ पे गुलिवर जाइंट्स के बीच में फंस जाता है, तो वहाँ पे जो हीरो है वो ड्वार्फ्स के बीच में फंस जाता है। तो आप इसी तरह से वो मूवी देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मैं एक्सरसाइज इसकी जितनी भी है वो सॉल्व करके कमेंट्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक के लिए बाय बाय।